हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हुआ वो था न्यूमेरिकल इंटरपोलेशन और एक्सट्रपोलेशन। इसके अंदर हमने डिवीजन जो की थी, एक था हमारे पास इक्वल स्पेस और एक हमारे पास था अनइक्वल स्पेस। एक हमारे पास था इक्वल स्पेस और एक हमारे पास अनइक्वल। इक्वल स्पेस का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास कोई डाटा दिया हुआ है, जैसे 1 2 3 4 यहाँ पे 11 24 31 और 46 दिया हुआ है, तो आप x की वैल्यूज में देखें कि इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। जैसे 1 और 2 के दरमियान डिफरेंस क्या है, 1 2 और 3 के दरमियान कितना है, 1 3 और 4 के दरमियान कितना है, 1। तो ये जो आपके पास डिफरेंस है ये सेम होना चाहिए इक्वली स्पेस के। अनइक्वली में क्या होता है कि ये स्पेस जो है वो डिफरेंट होनी चाहिए। जैसे ये 1 है, ये 7 है, ये 10 है, और यहाँ पे मैं 50 ले लेता हूँ, 24 36 41 और 50। अब यहाँ पे देखें 1 और 7 के दरमियान डिफरेंस 6 चल गया, 7 और 10 के दरमियान 3 चल गया, 10 और 15 के दरमियान 5 का चल गया। और ये हमने डिफरेंस x का देखना है। तो ये हमारे पास इक्वल और अनइक्वल स्पेस। इक्वल स्पेस में फिर हमारे पास कुछ फार्मूले थे, जैसे न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला था, फिर इसी के अंदर न्यूटन बैकवर्ड फार्मूला है, फिर इसी के अंदर सेंट्रल फार्मूला है। इस सेंट्रल के अंदर हमारे पास कई है, स्टेर्लिंग है, बेसल है, इसी के अंदर हमारे पास एवरेट है, लैप्लास एवरेट होता है ये, और गॉस फॉरवर्ड है, गॉस फॉरवर्ड है और गॉस बैकवर्ड है। इसके अलावा भी है, रिचर्डसन भी है और काफ़ी वो है। और जो इक्वल अनइक्वल स्पेस है उसके हमारे पास एक है लैग्रांज, फिर हमारे पास एक है एटकिन, एक हमारे पास है डिवाइडेड डिफरेंस, एक हमारे पास ये। तो ये वाला भी हो गया था, ये भी हो गया है, इसके अंदर ये सारे। तो उनके दरमियान जो है इक्वल स्पेस की बात करें। ये वाले जो फार्मूले होते हैं अनइक्वल वाले, ये इक्वल के लिए भी अप्लाई हो सकते हैं और अनइक्वल के लिए तो ये वैसे ही बने। ये फार्मूले जो हैं वो अनइक्वल के लिए तो बने ही बने हैं, अगर इक्वल के लिए भी इस्तेमाल तो उसके लोग जो है वो इसको ज़्यादातर इस्तेमाल, ये थोड़ा सा इस्तेमाल करने में मुश्किल है। अच्छा, फिर उसके बाद इसके अंदर इन सब के अंदर हमने बनाना होता है डिफरेंस टेबल, जो भी अब आप लोगों को आइडिया हो चुका होगा सारा। डिफरेंस टेबल बनाने के बाद फिर ये फार्मूले डिपेंड करते हैं पाथ के ऊपर, कि आपका पाथ क्या है, और जो p की वैल्यू होती है उसके अंदर डिपेंड करता है कि ये किसी न किसी इंटरवल के अंदर। तो जो p की वैल्यूज है वो आपके पास जो है, जैसे न्यूटन फॉरवर्ड है, न्यूटन फॉरवर्ड जो है वो 0 और 1 के दरमियान होता है। तो न्यूटन बैकवर्ड जो है वो -1 लेस देन 1 के लिए होता है। फिर स्टर्लिंग जो होता है वो -0.25 इसके दरमियान होना चाहिए। बेसल जो है वो आपका पास 0.25 और 75 के दरमियान होना चाहिए। एवरेट जो है वो आपके पास 0 और 1 के दरमियान होना चाहिए। फिर और भी बड़े हैं, गॉस फॉरवर्ड जो है वो -0.5 से 0 के दरमियान होना चाहिए। फिर गॉस बैकवर्ड जो है वो आपके पास ये होता है, फॉरवर्ड के लिए ये नेगेटिवली पॉजिटिव होता है। तो ये होगा 0 p और लेस देन 0.5, ये -0.5 लेस देन 0। ठीक है, इसलिए स्टीफन का फार्मूला कुछ और होता है। तो हमारे पास डिफरेंट किस्म के पाथ होते हैं, पी की वैल्यूज होती हैं, वो हमने इनके दरमियान रखी है। मगर कई टीचर्स में कुछ और वैल्यूज लिखी हुई हैं, तो इन जनरल जो वैल्यूज हम यूज कर लेते हैं वो ये ले लेते हैं, पी की वैल्यू जो है वो 1 और 0 के दरमियान। मगर जो असल वैल्यू है वो ये वाली है। फॉरवर्ड के लिए पी की वैल्यू 0 और 1 के दरमियान आनी चाहिए, बैकवर्ड के लिए -1 और 0 के दरमियान होनी चाहिए, और ये जो है आपकी स्पेलिंग की -0.25 से 0.25 के दरमियान होनी चाहिए। इस तरीके से ये सारे डिफरेंट।
आते हैं सर पाथ आपकी की आवाज बहुत कम आ रही है। तो इसके अंदर आपको कंफ्यूजन आ जाती है। तो अब इसके अंदर जो होता है एक पाथ का मसला आता है, जो हमने पी के फार्मूले का पाथ लेना होता है। जो न्यूटन फॉरवर्ड है, न्यूटन फॉरवर्ड उसका पाथ ये होता है कि ऊपर से नीचे की तरफ वैल्यूज आती है। यहाँ पे वाई नॉट होता है, वाई नॉट से नीचे की तरफ आती है। जो बैकवर्ड है, बैकवर्ड वो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। जहाँ पे वाई नॉट होगा वहां से नीचे से ऊपर की तरफ। जो स्टर्लिंग फार्मूला है स्टर्लिंग का, वो जहाँ पे वाई नॉट होगा वहां से इस तरीके से एक वैल्यू ऊपर लेंगे, एक वैल्यू नीचे। ये टेबल है, ये जो वैल्यूज है ये अगले कॉलम की वैल्यूज है। टेबल भी मैं एग्जांपल भी देता हूँ। उसके बाद फिर उसके अगले कॉलम में यहाँ पे वैल्यूज होंगी, फिर इस तरीके से। तो ये इस तरीके से बॉक्सेस बनते हैं। ये हर कॉलम के अंदर वैल्यूज है आपके पास। फिर बेसल आ जाए, तो बेसल का जो पाथ होता है बेसल का, ये पहले नीचे जाएंगे एक वैल्यू, उसके बाद फिर बॉक्सेस बनेंगे इस तरीके से। और फिर उसके बाद एवरेज का फार्मूला है। एवरेज में क्या होता है कि जहाँ पे वाई नॉट होता है और एक वाई वन, दो लाइनें लेते हैं तो सीधी सीधी लाइनें जाती है। अभी मैं ये सारी एग्जांपल से भी समझा देता हूँ। उसके बाद है गॉस फॉरवर्ड। गॉस फॉरवर्ड जो है, वहाँ पे वाई नॉट होता है, वहां से पहले एक नीचे फिर ऊपर, फिर नीचे फिर ऊपर, zigzag। और इसी तरीके से गॉस बैकवर्ड जो होता है, गैस बैकवर्ड, वो पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर जहाँ पे फॉरवर्ड में पहले नीचे आएगा फिर ऊपर, बैकवर्ड में पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे। इस तरीके से zigzag वाला जो इनका पाथ होता है। ठीक है, अब मैं ये एक एग्जांपल से समझा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। ये एक एग्जांपल देखें, ये एक एग्जांपल हुई है, इसको जरा देखिए। ये आपके पास क्वेश्चन है, दिस इज क्वेश्चन, डाटा दिया हुआ है, आपने निकालना है 1.62 के ऊपर निकाल। तो सबसे पहले तो इसका डिफरेंस टेबल बनेगा। तो इसका डिफरेंस टेबल इस तरीके से 1.2 उसके सामने, 1.4 उसके सामने। तो ये जो x की वैल्यूज है, तो जो y की वैल्यूज गिवन है, ये एक दूसरे के सामने है, एक दूसरे के बिल्कुल सामने है। और जो अगली वैल्यू होंगी ये इन दोनों के सेंटर में, और इसमें से इसको माइनस करेंगे, फॉरवर्ड में से बैकवर्ड को माइनस करके ये, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये। इस तरीके से टेबल बनेगा, ये सारा टेबल बनेगा। उसके बाद जो हमारा काम आता है वो आता है पी की वैल्यूज निकाल। अब पी का फार्मूला आपके पास क्या होता है, पी इज इक्वल टू एक्स पी माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एच। एक्स पी आपके पास वो पॉइंट होता है जिसके ऊपर आपने इंटरपोलेशन कर, जिसके ऊपर आपने इंटरपोलेशन करनी है, वो आपका एक्स पी होता है। तो ये आपका यहाँ पे एक्स पी क्या हो गया, 1 पॉइंट, एक्स पी आ जाएगा 1.62, जिस पॉइंट पे आपने निकाला। अब जो एक्स नॉट है इसके बारे में जरा पॉइंट देखिएगा। अब ये जो हमने फार्मूले पढ़े हैं उसके लिए मैं हिंट दे, हमने करना क्या होता है कि ये जो एक्स की वैल्यूज दी जाती है उसका हम सेंटर ले लेते हैं। इसका सेंटर कहाँ पे आता है, 1.6 पे आ रहा है। 1 2 3 4 5 वैल्यूज हैं, तो दो ऊपर से छोड़ दी, दो नीचे से छोड़ दी, तो ये आपकी एक सेंटर के तौर पे वैल्यू आ रही है। अगर तो आपका ये पॉइंट जो है 1.62, अभी तो तुमने बता दिया कि स्टर्लिंग से किए करना है, अगर कुछ भी नहीं बताई तो फिर हमने कैसे पता लगेगा कि हमने कौन सा फार्मूला लगाना है इन सब फार्मूला में से, फॉरवर्ड बैकवर्ड, इनमें से कौन सा वाला फार्मूला लगाना है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि सेंटर देख लेते हैं। अगर तो ये वाला पॉइंट 1.62 सेंटर से ऊपर है किसी जगह पे, अगर ये 1.62 इस सेंटर से ऊपर कहीं पे आता है तो फिर आपका फार्मूला लगेगा न्यूटन फॉरवर्ड। सेंटर से ऊपर कहीं पे आता है तो फार्मूला आपका लगेगा न्यूटन फॉरवर्ड। और अगर ये इससे नीचे आता है तो क्या लगेगा, बैकवर्ड, न्यूटन बैकवर्ड। गॉस नहीं, न्यूटन, न्यूटन बैकवर्ड। ठीक है,
वन इसको हमने देखना होता है। अगर ये उस वक्त करेंगे जब आपको ये ना पता हो कि हमने फार्मूला कौन सा इस्तेमाल करना है। अभी तो बता दिया उसने कि कौन सा लगाना है, अगर ना बताया जाए तो फिर हम कैसे चेक करेंगे कि कौन सा फार्मूला लगेगा। तो ये जो 1.62 है, ये हम सेंटर लेकर वो हम वैल्यू देखेंगे कि वो 1.62 इससे नीचे आती है, इसके ऊपर आती है। ऊपर आती है तो फॉरवर्ड, नीचे आती है तो न्यूटन बैक। अच्छा, और अगर ये सेंटर के नजदीक हो, ये सेंटर के नजदीक हो, तो फिर फार्मूला हमारे जो लगते हैं वो लगते हैं सेंट्रल के फार्मूले। और सेंट्रल के फार्मूले ये हैं सारे, सेंट्रल के फार्मूले स्टर्लिंग, बेसल, एवरेट, गॉस फॉरवर्ड, बैकवर्ड, ये सारे हमारे सेंट्रल के फार्मूले, दीज आर सेंट्रल फार्मूले। तो ये सेंट्रल के, तो ये उस वक्त लगते हैं कि जब ये सेंटर के नजदीक हो। देखें 1.62 है तो 1.6 सेंटर है, दरमियान वाला पॉइंट बनता है, तो इसके नजदीक नहीं। क्लियर? अच्छा, अब हमने जब लेना होता है तो अगर हम सेंटर का फार्मूला लगा गए तो एक्स नॉट हम सेंटर से लेना शुरू करते हैं। जब फॉरवर्ड लगाएंगे तो एक्स नॉट, जब फॉरवर्ड लगाएंगे तो एक्स नॉट हम यहाँ से लेना शुरू करेंगे, बैकवर्ड लगाएंगे तो एक्स नॉट यहाँ से लेना शुरू करेंगे, सेंटर लगाएंगे तो हम एक्स नॉट यहाँ से लेना शुरू करेंगे सेंटर। तो अब हमने क्या किया कि एक्स नॉट के 1.6 ले लिया, ठीक है, 1.6 लिया, डिवाइडेड बाय एच। एच आपके पास क्या, इनके दरमियान डिफरेंस, एक्स की वैल्यूज के दरमियान। तो ये आपने किया, तो इससे आंसर क्या है, 0.1। तो अभी मैंने बताया था कि आपकी वी की वैल्यूज जो है वो डिपेंड करती हैं इनके दरमियान। अभी हमने ये देखें पी की वैल्यूज का मैंने बताया था, तो स्टर्लिंग लगा गया तो पी की वैल्यू 0.25 और -0.25 के दरमियान होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको ये कुछ भी नहीं पता तो फिर आप पी की वैल्यू जो है वो 0.1 के अंदर इस्तेमाल कर लिया, ना 1 आने चाहिए ना 0, ओपन इंटर। ठीक है, तो 0 और 1 के दरमियान में कोई पॉइंट आना चाहिए। अब ये उस वक्त है जब आपको ये वैल्यूज का पता ना, ठीक है, अगर पता तो फिर हम कोशिश करते हैं कि यही यूज करें। अब स्टर्लिंग का जो -0.25 से 0.25 के दरमियान में आनी चाहिए। तो यहाँ पे देखें पी की वैल्यू आपने निकाली तो वो क्या आ गई, 1 आ। तो ये बिलोंग करती है -0.25 से 5 के। उसके बाद फिर जब आपको ये पता लगे तो ये आपके पास 0.6 आ गया है, ये एक्स नॉट आपका 1.6 आ गया, इसके सामने वाली वैल्यू क्या हो गई, बाय नॉट। अब इसका पाथ देखते हैं, इसका जो पाथ है वो ये है कि यहाँ पे बाय नॉट होगा तो अगले वाले कॉलम में हमने दो वैल्यूज लेंगे, एक ऊपर और एक नीचे। तो ये देखें, ये स्टर्लिंग है, ये एक्स नॉट है, ये वाई नॉट है, तो एक ऊपर वाली वैल्यू एक नीचे वाली। तो ये इस तरीके से, फिर उसके बाद बॉक्स बना है तो एक नीचे आएगा एक ऊपर, ये यहाँ से ये सेंटर बॉक्स बना है, फिर एक ऊपर एक नीचे, फिर इस तरीके से ये बना। और ये वैल्यूज कौन सी होगी, ये सिग्मा वाई वाली वैल्यू है, ये सिग्मा स्क्वायर वाई वाली वैल्यू है, ये सिग्मा टू वाली है और सिग्मा फोर। ये स्टर्लिंग का फार्मूला पढ़ा, ठीक है, ये वाला। तो सिग्मा एफ माइनस हाफ कौन सा होता है, जो आपके पास अगली वैल्यू है वो प्लस हाफ होती है, पिछली वाली माइनस होती है। तो माइनस हाफ प्लस हाफ, ये फुल है, ये जो वैल्यू है ये फुल है, इन दोनों के दरमियान में है तो इसलिए माइनस हाफ। तो इस तरीके से ये हमने वैल्यू दी। बेसल के लिए पाथ क्या है, कि पहले आप लिख जाएंगे फिर यहाँ से पाथ बनेगा। ये देखें, ये बेसल का ये वाला पाथ, पहले हमने एक स्टेप नीचे जाना है, फिर ऊपर और नीचे, फिर इसी। तो ये कैसे पता लगेगा, ये देखें ये वाई नॉट, तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से नीचे आएंगे ये वाली वैल्यू, फिर यहाँ से बॉक्सेस बनेंगे, एक ये बनेगा फिर यहाँ से ये बनेगा, इसी। और जो एवरेज का फार्मूला है, एवरेज में क्या होता है, एवरेज का जो पाथ है वो सीधा सीधा, दो वैल्यू सीधी सीधी, एक एक्स नॉट वाली और एक एक्स वन वाली, एक वाई नॉट वाली और एक वाई वन वाली। तो जब आप टेबल बनाएंगे तो ये देखें, ये आपके पास वाई नॉट है, ये वाई नॉट है, तो अगला क्या होगा, वाई वन होगा। तो वाई नॉट देखें, एक कॉलम छोड़ के अगले में वैल्यू इसके बिल्कुल सामने आ, फिर एक कॉलम छोड़ के उसके बिल्कुल सामने वैल्यू आ। तो ये वाई नॉट वाली वैल्यू है, ये वाई नॉट है, ये सिग्मा स्क्वायर वाई नॉट है, एक कॉलम छोड़ के ये अभी जो है वो सिग्मा फोर। फिर वाई वन लेनी है तो वाई नॉट से अगली वैल्यू क्या, वाई वन, एक कॉलम छोड़ के इसके अगली वाली ये जो होगी ये सिग्मा स्क्वायर वाई वन। तो ये हम बिल्कुल सामने वाली वैल्यूज यूज करनी, ये वाली नहीं आएंगी, ये सामने नहीं आती, सामने हमेशा एक वैल्यू छोड़ के आती है। तो ये है, तो एक कॉलम छोड़ के इसके अगली वाली वैल्यू इसके बिल्कुल सामने आएगी। तो ये वाली वैल्यू आपकी यहाँ पे इस्तेमाल होगी एवरेज के लिए, ये एवरेज के लिए इस्तेमाल है, सीधा सीधा। ठीक है, जो क्यू है, क्यू आपको पता ही है कि पी माइनस वन के इक्वल, वन माइनस पी, ये हमारे पास है। अच्छा, अब गॉस फॉरवर्ड के लिए, गॉस फॉरवर्ड में पाथ आपका है
कि पहले आपने नीचे जाना है सेंटर से, फिर ऊपर जाना है, फिर नीचे आना है, फिर ऊपर जाना है, इस तरीके से। तो अब इसमें देख लेते हैं, पहले ऊपर से नीचे जाना है, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। अब ये जरा देखिएगा, ये आपके पास है, ये वाई नॉट है। वाई नॉट से हमने क्या करना है, पहले नीचे आना है, यहाँ से देखें वाई नॉट है, वाई नॉट से पहले नीचे आएंगे, ये प्लस हाफ होगी, फिर ऊपर जाएंगे, ये इसके सामने आएगी, ये वाई नॉट मगर सिग्मा स्क्वायर वाई नॉट, फिर नीचे आएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, ये इस तरीके से फॉरवर्ड, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर। बैकवर्ड लगेगा तो पहले ऊपर जाएंगे, पहले वैल्यू फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। तो ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड में डिफरेंस, जिगजैग चलते हैं। तो यहाँ पे देखें, ये फॉरवर्ड है, ठीक है, यहाँ से पहले नीचे आए, फिर ऊपर गए, फिर नीचे, फिर ऊपर। तो ये फार्मूला, अब देखें सिग्मा एफ ऑफ हाफ इक्वल होगा, तो एफ हाफ जो है वो ये वाला है, एफ हाफ अगले वाले, फिर ऊपर जाना तो ये एफ नॉट है, कौन सा, सिग्मा स्क्वायर। तो फार्मूले में देखें सिग्मा स्क्वायर एफ नॉट, फिर सिग्मा क्यूब एफ हाफ आ गया है, तो इससे आगे देख ये आएगी, ये इसके सामने है, सिग्मा क्यूब एफ नॉट हाफ। तो इस तरीके से चलेगा। अब बैकवर्ड में क्या होगा, नीचे से ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, इस तरीके से ये चीज आगे मूव कर। तो ये आपके पास स्टेर्लिंग, बेसल और सब फॉर्म